गुड मॉर्निंग बच्चों रिवीजन की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास का जो मुख्य विषय है आज हमारा पढ़ने का वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश में जनसंख्या की वितरण, घनत्व और वृद्धि से क्या अभिप्राय है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में मानव जो है उसको एक संसाधन के रूप में देखा जाता है और समस्त विकास की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो नीतियाँ होती हैं, वो मानव की संख्या पे निर्भर करती हैं। यदि हमें ये पता हो कि देश में कितने खाने वाले हैं तो हमें उसी अनुसार अपनी कृषि के विकास पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि हमें ये पता हो कि किसी भी जगह कितने लोग, कितने विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, उसी हिसाब से हम स्कूलों की, कॉलेजों की योजनाएं बनाते हैं। तो ये पता हो पाना कि किसी जगह कितनी जनसंख्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। तो इस चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम ये किस तरह निर्धारित करते हैं कि जनसंख्या का वितरण क्या है, वृद्धि क्या है और घनत्व क्या है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि प्रारंभ में हमने बात की कि जनसंख्या जो का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मानव भूगोल में जनसंख्या का वितरण, घनत्व का विश्लेषण जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव को अब संसाधन के रूप में माना जाता है। इसके कारण पिछले कई दशकों में मानव भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन काफ़ी प्रोमिनेंसी के साथ किया जा रहा है। जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी भी क्षेत्र में जनांकीय विशेषताएं बताता है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जनसंख्या किस गति से बढ़ रही है, मेल फीमेल रेशियो क्या है, शहरों में कितने रहते हैं, गाँव में कितने रहते हैं, वो किस प्रकार का काम करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इस तरह की समस्त विशेषताओं की जानकारी हमें इस सेगमेंट को पढ़ने से पता चलेगी। जनांकीय की विशेषताएं डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जन्म दर, मृत्यु दर, कुल जनसंख्या, उसका वितरण, लिंग अनुपात, आयु संरचना, जनसंख्या के अन्य जैसी विशेषताओं के बारे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। ये सारी विशेषताएं और जनसंख्या इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे शब्दों को, परिभाषित शब्दों को देखेंगे जिनके आधार पर हम इस चैप्टर को और भी आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों, जब भी कभी हम जनसंख्या वितरण की बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है जनसंख्या के धरातल पर फैलाव की बात करते हैं, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कि यदि हम देखें स्पेशियल पैटर्न क्या हुआ, यदि हम देखना चाहें कि भारत में किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, इसी तरह यदि हम दुनिया के विभिन्न देशों में जनसंख्या देखना चाहें तो ये स्पेशियल पैटर्न है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। वहीं यदि हम टेम्पोरल पैटर्न की बात करें, समय के अनुसार यदि हम ये देखना चाहें कि विश्व में 1991 में कितनी थी, 2001 में कितनी है, 2011 में कितनी है और 2021 में कितनी है, तो इस तरह के पैटर्न को हम टेम्पोरल पैटर्न कहेंगे जब हम समय के साथ किसी भी जगह की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। अब दूसरा शब्द होता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसी भी स्थान पर दो समय अवधि के बीच जनसंख्या के परिवर्तन को दिखाता है। कोई स्थान होगा, यदि हम उदाहरण के रूप पे हरियाणा ले लें तो हरियाणा में 1991 में कितनी थी और 2001 में कितनी है। तो हरियाणा एक स्थान है और दो समय है, 1991 और 2001, और यदि इनके बीच में जनसंख्या के अंतर को यदि देखें तो ये जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में भी नाप सकते हैं, इसको हम प्रतिशत में भी नाप सकते हैं, और ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। हो सकता है किसी देश की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हुई हो तो वो ऋणात्मक हुई, यदि किसी देश की जनसंख्या बढ़ी है तो वो धनात्मक होती है। इसी तरह एक शब्द और बार बार आता है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या का भूमि के संदर्भ में हम अध्ययन देखते हैं। इसको निकाला जाता है मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से, यानी कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल से। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्षेत्रफल कम है, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। और अधिक जनसंख्या घनत्व इस बात को इंगित करता है, इस बात को दिखाता है कि उस क्षेत्र पर जनसंख्या का भारी दबाव है। जनसंख्या घनत्व से हम जनसंख्या के वितरण का भी अध्ययन करते हैं और ये जनसंख्या के वितरण को दिखाने का एक महत्वपूर्ण
तत्व है, तरीका है। अब आता है जन्म दर। जन्म दर होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। जन्म दर होता है कि किसी भी क्षेत्र में प्रति 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं वो किस गति से होते हैं। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। इसी तरह डेथ रेट होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर। प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। वहीं जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं। अब ये जन्म दर और मृत्यु दर ही किसी जगह की जनसंख्या को बढ़ने या घटने में प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये जो जन्म दर और मृत्यु दर हैं ये बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़ में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण ही जनसंख्या बढ़ती है, जिसको हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यदि हम किसी भी एक जगह की जन्म दर ज्ञात कर लें और वहाँ की मृत्यु दर ज्ञात कर लें तो हम वहाँ की वृद्धि दर ज्ञात कर सकते हैं कि वहाँ जनसंख्या किस गति से बढ़ रही है। तो इस तरह इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि किसी भी जगह की जो जनसंख्या है मूल रूप से 3 तत्वों पर निर्भर करती है। जन्म दर, मृत्यु दर, जो अभी हमने ऊपर देखे कि ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और भगवान की देन है कि कौन जन्म लेता है और किसकी मृत्यु होती है, और इस तरह ये प्राकृतिक तौर पे निर्भर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तीसरा कारण है वो है प्रवास। प्रवास होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन बच्चों एक ऐसा कारण है जो सामाजिक आर्थिक कारकों पे निर्भर करता है। सामाजिक आर्थिक कारक ये निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कब जाएगा, क्यों जाएगा, कितनी अवधि के लिए जाएगा। ये सारे तत्व प्रवास के अंदर हम पढ़ते हैं। प्रवास मूल रूप से जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सामाजिक आर्थिक कारणों पर निर्भर करता है, और जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो उसको प्रवास कहते हैं। कुछ शब्द हैं बच्चों जो जनसंख्या के रेफरेंस में प्राचीन समय से ही ग्रीक जोग्राफर्स के द्वारा किए जाते रहे हैं, यूज़ होते रहे हैं। इनको कहते हैं एक्यूमिन एंड नॉन एक्यूमिन क्षेत्र। एक्यूमिन वो क्षेत्र होते हैं बच्चों जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत मिलता है। यदि हम बात करें तो गंगा का मैदान एक एक्यूमिन क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसी तरह नॉन एक्यूमिन क्षेत्र वो जनसंख्या के क्षेत्र होते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है, नॉन पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। तो बच्चों धरती पर जो मानव के विकास है, जनसंख्या बढ़ने की जो गति है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, वो एक आप माने कि हाल फिलहाल में होने वाली ही घटना है। मानव इतिहास में जब मानव धरती पर आया तब से लेकर मानव की विकास की जो दर थी, गति की जो दर थी, वो बहुत ही कम थी। आदमी के पास खाद्य संसाधनों की कमी थी, खाद्य असुरक्षित था, बहुत सारी तरह की बीमारियां थी जिनका कोई समाधान नहीं था, जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची बनी रही और जनसंख्या बहुत कम वृद्धि हुई। जब हम विश्व की जनसंख्या देखते हैं तो बच्चों मूल रूप से ये 4 मुख्य पड़ाव आते हैं जब जिस समय जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। पहला है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, जिसे हम कृषि क्रांति कहते हैं, जो आज से 10,000 BC पूर्व आई, जब आदमी ने पहली बार आत्मनिर्भरता हासिल की अपने लिए खुद खाना उगाने में, खुद के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने से। तो वो खाद्य असुरक्षित नहीं रह गया, खाद्य सुरक्षा हासिल हो गई उसे, और वो ज़्यादा जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकता था, ज़्यादा जनसंख्या को आप खाना खिला सकता था। दूसरा आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप जानते हैं 1770 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जब आदमी के उत्पादन की तकनीक फिर से बदली और आदमी ने फिर से एक उत्पादन में महारत हासिल की। अब वो ज़्यादा उत्पादन कर सकता था, यानी वो ज़्यादा जनसंख्या को खाना खिला सकता था, उसकी ज़्यादा सुविधाएं पूरी कर सकता था। इस तरह जनसंख्या फिर से तेज़ गति से बढ़ी। उसके बाद आता है मेडिकल रेवोल्यूशन। मेडिकल रेवोल्यूशन बच्चों वो दौर था जब आदमी ने बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जानलेवा बीमारियां थी उनकी रोकथाम कर ली, उन पर नियंत्रण पा लिया, जिससे मृत्यु दर कम हो गई। और जाहिर सी बात है, अभी जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण ही जनसंख्या बढ़ती है। तो मेडिकल रेवोल्यूशन में स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि के कारण धरती पर जनसंख्या फिर तीव्र गति से बढ़ने लगी। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं इसको हम बायोटेक रिवोल्यूशन कहते हैं। बायोटेक हम जीव जंतुओं में इस तरह परिवर्तन करके
जैसे आपने सुना होगा एक बीटी कॉटन होता है, या हम जेनेटिक मॉडिफाई जीएम क्रॉप्स बना के हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, हम जीव जंतु में परिवर्तन कर सकते हैं। इस परिवर्तन से ज़्यादा पैदावार होती है और आदमी की फिर उत्पादन करने की क्षमता, खाना देने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे जनसंख्या फिर तीव्र गति से बढ़ रही है। तो ये आपके सामने डायग्राम है। आप देखें आज हमारी जनसंख्या लगभग 7 अरब से भी ज़्यादा है और एक लंबे समय तक हमारी जनसंख्या बहुत कम रही। आप देखें कृषि के विस्तार से धीरे धीरे हमने जनसंख्या वृद्धि शुरू की और वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक के ज़माने में हमारी जनसंख्या वाई एक्सिस के लगभग पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो ये तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं। आप जानते हैं कि जनसंख्या सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। तो कौन कौन से कारक हैं? तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बार आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जलवायु, मैदानी स्थिति यानी उच्चावच यदि हम बात करें, उपजाऊ मिट्टी, जल, खनिज संपदा, औद्योगिक विकास, परिवहन के साधन, अनुकूल दशाएं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करती है, जनसंख्या को आकर्षित करती हैं। आप देखें दुनिया में जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छी कृषि के लिए दशाएं हैं, भूमि अच्छी है, वहाँ सभी जगह जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं उन स्थानों पे जो दुर्गम हैं, जहाँ पर कठोर जलवायु है, जनसंख्या विरल ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए अच्छी दशाएं नहीं हैं और अच्छी दशाएं ना होने के कारण जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है, कम पाई जाती है। अब यदि हम जनसंख्या के वितरण की विशेषताएं देखें तो बहुत सारी बातें उभर के सामने आती हैं। सबसे पहला, जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, ये हम जानते हैं। 2/3 जनसंख्या लगभग 14% हिस्से पे निवास करती है। एक अन्य अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 57% जनसंख्या इसके स्थलीय क्षेत्र के 5% भाग पे ही रहती है। तो ये एक बहुत ही रोचक बात आपके सामने आई। विश्व की 2/3 भाग निर्जन प्राय है, यहाँ बहुत कम जनसंख्या रहती है। 90% जो भूभाग है उस पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। और वहीं हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 10% स्थलीय भाग पे विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। आप यदि इसको मानचित्र पे देखें तो ये वो क्षेत्र हैं जो मैदानी हैं, जहाँ खेती के लिए अच्छी दशाएं हैं, पर्याप्त जल है, जलवायु अच्छी है, तो यहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। यदि हम गोलार्ध की बात करें तो विश्व के 85% जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में और वहीं 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में मिलती है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में मिलती है बच्चों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार इनको हम पॉपुलेशन लेटीट्यूड्स भी कहते हैं। 20 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स। इसी तरह 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की जनसंख्या मात्र 1% से भी कम रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ बड़ा ठंडा है, साल भर ठंड का मौसम रहता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात है, तो जीने के लिए अच्छी दशाएं नहीं हैं, जिसके कारण यहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों पर बसा हुआ है। आप देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े शहर, यदि हम भारत का ही उदाहरण लें तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये वो शहर हैं जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं और ये समुद्र के किनारे ही बसे हुए हैं। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या महासागरों से 500 मीटर से ऊंचाई पर निवास करती है, समुद्रों के पास होती है और ज़्यादा ऊंचाई पे निवास नहीं करती। कहने का अभिप्राय ये है। कुछ अपेक्षाकृत रूप से छोटे क्षेत्र हैं जो सघन बसे हुए हैं, जो ऊंचाई वाले हैं। बाकी सभी जगह ऐसे हैं जो ज़्यादा ऊंचाई वाले नहीं हैं, निम्न स्थान है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो विश्व जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से हम इन 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सघन जनसंख्या वाला, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। इसमें पूर्वी एशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ये देश आते हैं। सामान्य जनसंख्या वाले देश वो आते हैं जहाँ जनसंख्या सामान्य पाई जाती है, ज़्यादा घनत्व नहीं है। इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये देश आते हैं। इसी तरह कुछ जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम मिलती है, जिसमें
जनसंख्या का भारी दबाव नहीं है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ थोड़ी जलवायु की या उच्चावच की विषमताएं मिलती हैं, जिसके कारण जनसंख्या कम फैली है। वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कठोरता मिलती है जलवायु के तत्वों की, जहाँ पर उच्चावच की कठोरता है, जिसके कारण जनसंख्या न के बराबर है। ये रेगिस्तानी, दुर्गम इलाके, पर्वतीय इलाके, ध्रुवीय क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। तो आपके सामने ये मानचित्र है, आप देखें इस तरह के मानचित्र होते हैं जो ये कोरोप्लेथ शेड की हुई है। जहाँ सबसे ज़्यादा डार्क कलर है बच्चों, वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो आप इसको यदि देखें तो भारत, चीन, यूरोप के कुछ क्षेत्र, अमेरिका, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें भी यदि आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऐसे स्पॉट नज़र आ रहे होंगे, एक आधा यूरोप में, एक आधा एशिया में, कोरिया वाले पेनिनसुला पर, या बांग्लादेश वाला क्षेत्र जो बिल्कुल काला है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्षेत्रफल कम है। तो इस तरह धरती पर जनसंख्या का वितरण आपको देखने से पता चलता है कि बहुत ही असमान है, और मूल रूप से उन इलाकों में जहाँ शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ध्रुवीय क्षेत्रों पे न के बराबर जनसंख्या है, और विषुवत-रेखीय क्षेत्रों पे भी जनसंख्या कम मिलती है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर था ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही समझ का चैप्टर है। यदि आप इसको इस कक्षा में समझ लेते हैं तो आप यदि आगे भूगोल पढ़ें तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस चैप्टर में हमने जनसंख्या के वितरण, उसको प्रभावित करने वाले तत्वों को देखा। हमने कुछ मूल बातें भी समझने की कोशिश की कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, जनसंख्या के वितरण को क्या कहते हैं। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो समझ आएगी। आप अपनी बुक से पढ़ें और इस वीडियो की मदद लें, ताकि आप यदि इस सेगमेंट से कोई प्रश्न आता है तो उसका अच्छे से उत्तर कर पाएँ। धन्यवाद।